गुड इवनिंग एवरीवन। नूतन ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो है 2022 हिंदी प्रश्न पत्र प्रथम को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि पूर्वकालिक क्रिया से आप क्या आशय है, दो उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है जब कोई कर्ता एक कार्य को समाप्त कर उसी क्षण दूसरा कार्य का प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, वह खाकर सो गया। था देखते हैं संयुक्त और युग्मक ध्वनियां क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर है जब दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण या व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होती है तो यह संयुक्त ध्वनियां कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप समझते हैं प्राण, घ्राण, क्लांत, क्लान, प्रकर्ष आदि। यहाँ पे देखते हैं प्राण, प्लस विक्षेप करते हैं इसमें आ, प्राण। यहाँ पे जो है दो व्यंजन वर्ण है और एक स्वर के साथ ये परस्पर मेल हो रही है तो ये संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। दूसरा है युग्मक ध्वनियां क्या होती है। उच्चारण के आधार पर हम ध्वनियों के तीन प्रकार पढ़ते हैं, संयुक्त, संपृक्त और युग्मक। यहाँ पे युग्मक ध्वनि पूछा गया है तो युग्मक ध्वनि में जब किसी व्यंजन का ध्वनि के साथ सहयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की तरह देखते हैं मक्का, दिक्कत, प्रसन्नता, अक्षुण्ण आदि। ये अक्षुण्ण इस तरीके से है। आगे है निपात को परिभाषित करते हुए दो उदाहरण दीजिए। उत्तर है वाक्य के किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं उसे निपात कहते हैं। कोई भी एक सेंटेंस है जैसे वह तो अपने घर जाएगा, यहाँ पे जो है वाक्य में बल कौन दे रहा है, तो जो है वाक्य में बल दे रहा है। एक और एग्जांपल है मोहन ने ही उसे मारा है। किसने मारा है? मोहन ने ही उसे मारा है। इसे निपात कहते हैं। खा है बलाघात का आशय उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर है शब्द उच्चारण के समय जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को बलाघात कहते हैं। जैसे दिन, एक दिन का अर्थ होता है गरीब और एक दिन का होता है अर्थ होता है वाह। इसमें जो है शब्द में किसी अक्षर पर विशेष बल दे रहे हैं तो यह जो है बलाघात कहलाता है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे विस्मयादि का चिन्ह लग जाता है, एक्सक्लेमेटरी का साइन लग जाता है और एक अच्छा होता है जो हमको प्रिय लगने वाला होता है। इसमें जो है अक्षर है लेकिन उसमें विशेष बल दिया जा रहा है। इस तरीके से है। आगे है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ष और तालव्य व्यंजन बताइए। यहाँ पे है वस्य और तालव्य व्यंजन बताइए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ मसूड़ों को स्पर्श करती है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ मसूड़े का ऊपरी भाग स्पर्श करती है वह वस्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे स, ज, न, ल आदि। ध्वनियों के उच्चारण में जीभ जब तालु को स्पर्श करती है तो वो तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च, छ, ज, झ,
इयम आदि। वाच्य किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए। वाच्य वाक्य का वह रूप है, वाच्य वाक्य का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है, वहां पे जो है वाच्य होता है। इसमें जो है इन तीनों में से किसी एक की प्रधानता देखी जाती है कि वाक्य में जो है कर्ता प्रधान है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, राम आम खाता है, तो खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ पे कर्ता प्रधान कौन है? राम। पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, कर्म प्रधान है। निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द बताइए। यहाँ पे एक पर्यायवाची शब्द पूछा है, जैसे किरण है, अंशु है, प्रकाश है, तरंग है, लहर है, उर्मी है, परशुराम का है, भृगुनंदन है। इसमें जो है और आता है भृगुतनय आता है, आंवला का है, आमलकी है, आम्रपाली है। ये आगे का पर्यायवाची है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द होता है हमको जंगम का स्थावर, शुद्ध का अद्भुत, आमिष का निरामिष, इसको सामिष भी बोलते हैं। सामिष भी बोलते हैं। तिक्त का होता है मधुर। आगे क्वेश्चन 5 करते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखिए। एक एक सार्थक शब्द बताना है हमको। किसी के स्थान पर आया हुआ, किसी के स्थान पर आया हुआ क्या कहलाता है? स्थानापन्न कहलाता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो उसे बंजर कहते हैं, ऊसर भूमि कहते हैं। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न कहलाता है। पृथ्वी का जन्म लेने वाला उद्भिज कहलाता है। आगे देखते हैं 5वें का निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। औधर है उधर, गेहूं है तो गोधूम, थका मांदा है तो श्रांत, और शियार है तो श्रृंगार। तत्सम शब्द लिखना है। यहाँ पे औधर को उधर, गेहूं को गोधूम और थका मांदा को श्रांत, शियार को श्रृंगार। आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन देखते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा देते हुए कोई दो उदाहरण लिखिए। तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में जो रहता है चिन्ह लुप्त हो जाता है। प्रथम पद को पूर्व पद बोला जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद बोला जाता है। यहाँ पे जो है उत्तर पद की प्रधानता है और दोनों पदों में जो है कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तो उसे तत्सम समास कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। आशातीत, आशा को लांग कर गया हुआ आशातीत कहलाता है। निम्नलिखित सामासिक पदों को विग्रह कर समास का नाम लिखिए। जैसे आप बीती, आप पर बीती में अधिकरण तत्पुरुष है। यहाँ पे समास का नाम पूछे है, पर्टिकुलर ऐसा नाम नहीं पूछा है, लेकिन समास का नाम हमको बताना है और अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। खगेश, खगों का ईश है जो, अर्थात गरुड़, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। आजन्म, अव्ययी भाव समास, जन्म से लेकर। त्रिफला, 3 फलों का समाहार, समाहार है, फलों का जो है ग्रुप है, समूह है, तो वो द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। 7वां है निम्नलिखित शब्दों के संधि विक्षेप कीजिए। अन्वेषण, अन्वेषण, अणु धन एषण, अणु धन एषण, अन्वेषण। वाक, धन
यहाँ पे हो जाएगा वाक धन मय। घ्राणेन्द्रिय, घ्राण प्लस इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय। निरर्थक, नीह धन अर्थक, निरर्थक हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। अनुपम, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है हमको, तो अनुपम दिया है तो अनुधन उपम, अनुधन उपम। यहाँ पे जो है अन धन उपम हो जाएगा, इसको सुधार लीजिएगा। अन धन उपम। प्राकथन का हो जाएगा प्राक धन कथन। संकल्प का हो जाएगा सम धन कल्प संकल्प। अधोमुखी, चौथा है अधोमुखी, अधोमुखी, अधोमुखी। देखते हैं निम्नलिखित प्रत्ययों से एक एक शब्द की रचना कीजिए। प्रत्ययों से एक एक शब्द की रचना करना है। चढ़ावा, यहाँ पे जो है आवा, चढ़ावा। चढ़ प्लस आवा, ये हो जाएगा। महिमा, मह इमा, महिमा। राधे, राधा तो हो जाएगा राधा प्लस ए। इला, नुकीला, नुक प्लस इला, नुकीला, ये हो जाएगा। निम्नलिखित समुच्चारित शब्दों के अर्थ भेद लिखिए। समुच्चारित शब्दों के अर्थ भेद देखते हैं। एनी, एनी समुच्चारित मतलब समान उच्चारण के शब्द होते हैं जिसके अर्थ अलग अलग होते हैं। एक एनी का अर्थ होता है एक बहुत बड़े वृक्ष जिसको एनी बोलते हैं। एक एनी का अर्थ होता है सूर्य पुत्र। सूची, सूर्य को सूची बोलते हैं। और एक सूची होता है जिसमें हम विषय क्रम को नोट करते हैं। परीक्षा, जिसमें परीक्षा में छोटी की मात्रा लगी रहेगी उसको गीली मिट्टी कहा जाता है। और बड़ी परीक्षा का अर्थ होता है जांच। व्यंग, बिना अंग के को क्या बोला जाता है? व्यंग बोला जाता है। और एक व्यंग का अर्थ होता है साहित्यिक विद्या। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पे चीटी है, बड़ी टी की मात्रा है, उसको छोटे में लिखा जाता है। छोटी टी, चीटी। पूजनीय को पूजनीय, चातुर्यता को चातुर्य, प्रज्वलित को प्रज्वलित, तदानुसार को तदनुसार, तदानुसार नहीं होता तदनुसार होता है। अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं होता है अनुग्रहित होता है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंख का अंधा, गाढ़ का पूरा, बेवकूफ किंतु धनवान मनुष्य, इसका बोला है वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लाला सेठ जो है आंख का अंधा है लेकिन गाढ़ का पूरा है। गाढ़ का पूरा है
दूसरा है ओष्ठमूर्ति, ऐसा सौंदर्य जो शीघ्र नष्ट हो जाए। आज मैंने इंद्रधनुष देखा जो ओस के मोती जैसा था। क्षणिक, जिसको बोलते हैं क्षणभंगुर, वो ओस के मोती के अंतर्गत आ जाएगा। घोड़ों का घर कितनी दूर, पुरुषार्थी मनुष्य के लिए सफलता निश्चित होती है। कृष्णा के कार्य को देखकर यह सिद्ध होता है कि घोड़ों का घर कितनी दूर है। निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध रूप लिखें। अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। ये लिखा हुआ है, अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभंग एक मराठी छंद है। पुस्तक को जहां से उठाओ वहीं रख दो। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुस्तक जहां से उठाए हो वहीं रख दो। तीसरा है, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। अनेक भावों को नहीं होता, अनेक भाव प्रकट करती है, ये होता है। प्राचीन आर्य भाषाओं को स्पष्ट कीजिए। तो प्राचीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्राचीन आर्य भाषाओं का विकास लगभग 2400 ईसा पूर्व से स्वीकार किया जाता है। इसके 3 रूप देखे जा सकते हैं। एक है प्राचीन, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा आते हैं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत सौशेली, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची, राजा, खस भाषा आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 12। निम्नलिखित पत्रिकाओं के संपादक एवं उनके प्रकाशक का स्थान लिखे। प्रताप, प्रताप है गणेश शंकर की रचना है, कानपुर से प्रकाशित हुआ है और 9 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ है। प्रभा, कालूराम गंगराड़े, ये खंडवा एमपी से प्रकाशित हुआ है 1913 में। तीसरा है प्रतीक, प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन यज्ञ जी इलाहाबाद से किए हैं 1947 में। चौथा है गदर, गदर का जो है लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को 1 नवंबर 1913 के अंतर्गत। पांचवा है रूपाप सुमित्रानंदन पंत, प्रतापगढ़ 1938 में यह प्रकाशित हुआ है। क्या देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केयूर भूषण के किसी एक उपन्यास का नाम लिखे। केयूर भूषण के उपन्यास के नाम है फूल के मरजाद, कहाँ बिलोगे मोर धान के कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा। तो यहाँ पे हमको एक उपन्यास का नाम पूछा है, तो फूल के मरजाद। श्री कृष्ण कथा महाकाव्य के रचनाकार का नाम लिखे। तो श्री कृष्ण कथा महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कपिलनाथ कश्यप जी हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, माटी महक गई छत्तीसगढ़ काव्य संग्रह के लेखक का नाम लिखे। तो नरेंद्र कौशिक अमसेनवी, यह जो है माटी महक गई काव्य संग्रह के लेखक है। तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा विभाजित हिंदी साहित्य के इतिहास का कालक्रम लिखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का कालक्रम देख लेते हैं। पहला है संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत। दूसरा है चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत। तीसरा है भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत। चौथा है रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत और पांचवा है आधुनिक काल 1900 से अब तक का टाइम पीरियड। 13वां क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रेशन मिश्र बंधु और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? तो उत्तर है, ग्रेशन ने जो है रीतिकाल को रीतिकाव्य काल, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल से इसको रीतिकाल को जो है प्रदर्शित किया है, परिभाषित किया हुआ है।
बाकी के जो है क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।